नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 के गद्य खंड से क्या लिखूं पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ की रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने की है। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके रचयिता पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जानते हैं। तो द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाओं में निबंध संग्रह में प्रदीप, पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध, आलोचना में हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, कविता में सतदल और कहानी में झलमला प्रसिद्ध हैं। बख्शी जी के निबंधों के विषय साहित्यिक और सामाजिक दोनों होते हैं। बख्शी जी राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए भी हमेशा जागरूक रहे हैं। सामाजिक जीवन की रूढ़ियों पर उन्होंने अपना प्रहार किया है। बख्शी जी की भाषा शैली सजीव, प्रभावपूर्ण और हमेशा सरस रही है। उन्होंने उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भावों की स्पष्टता के लिए अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी बहुत ही सटीक और सुंदर प्रयोग किया है। तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं। क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक ललित निबंध है। इस निबंध में एक और जहां आदर्श निबंध लेखन की समस्या उपस्थित है, तो वहीं दूसरी ओर युवा और वृद्ध दो जो अलग अलग पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के दृष्टिकोण को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। क्या लिखूं निबंध में लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से साहित्य की दृष्टि से छोटे निबंध अधिक उपयुक्त होते हैं। बख्शी जी के अनुसार आज उनके लिए लेखन कार्य करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। उन्हें अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार A.G. गार्डनर का एक कथन याद आ गया कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है जब मनुष्य लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, तो उस समय उसे विषय के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिस तरह से हेड को टांगने के लिए किसी भी खूंटी का प्रयोग किया जा सकता है, तो ठीक उसी तरह से मन के भावों को किसी भी विषय पर प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी विषय पर दर्शाया जा सकता है। गार्डनर साहब का ये कथन जो है ये हमेशा उपयुक्त भी है, लेकिन लेखक बख्शी जी को लेखन कार्य के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। लेखक को जो है वो नमिता ने दूर के ढोल सुहावने और अमिता ने समाज सुधार पर निबंध लिखने को दिया, जिस पर आदर्श निबंध लिखकर उन्हें निबंध रचना का रहस्य भी समझाना था। तो इसके लिए लेखक ने क्या किया, इसके लिए लेखक ने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की जो है रचनाएं देखी। एक विद्वान का कथन था कि निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि यह बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। निबंध जितना छोटा होता है वो उतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है। परंतु निबंध के दो अंग सामग्री और शैली हैं। लेखक के पास जो है दूर के ढोल सुहावने पर निबंध लिखने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। विद्वानों के अनुरूप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले उसकी जो है रूपरेखा बना लेनी चाहिए, जिसमें लेखक कठिनाई का अनुभव करता है। लेखक कहते हैं कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं होती थी जितनी कि उसके नामकरण से होती थी। इसलिए शेक्सपियर ने अपने एक नाटक का नाम क्या रखा था, उन्होंने जैसा तुम चाहो रख दिया था। तो लेखक को दूसरा प्रमुख कार्य निबंध की शैली का निश्चय करना था, तो जिससे अमिता और नमिता यह न समझे कि ये जो निबंध है वो मोटी अक्ल वालों के लिए लिखा गया है। लेखक बख्शी जी ने यहाँ पर अमीर खुसरो की प्रतिभा का भी उदाहरण दिया है कि जब वे एक बार कुएं पर गए जहाँ पर 4 औरतें जो हैं वो वहाँ पानी भर रही थी,
तो पानी मांगने पर एक ने खीर, दूसरी ने चरखे, तीसरी ने कुत्ते व चौथी ने ढोल पर कविता सुनाने की इच्छा प्रकट की। तो अमीर खुसरो जो है वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही पद में चारों औरतों की इच्छा जो है पूरी कर दी। तो कैसे की, तो अमीर खुसरो ने उस एक पद में उन चारों को बोल के सुनाया। क्या बोला कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो इस तरह से अमीर खुसरो जो है एक ही पद में चारों औरतों को उनके 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 हिसाब से शब्द डाल के एक ही पद में उसको बोल के सुना दिया। तो लेखक यहाँ कहता है कि मैं तो उनके जितना प्रतिभाशाली नहीं हूँ कि एक ही निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूं। लेखक कहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, क्योंकि जब ढोल पास में बजता है तो लोगों के कानों को पीड़ा होती है, लेकिन जब ढोल की ध्वनि दूर से आती है तो वही मधुर ध्वनि बनकर लोगों के मन को आनंदित करती है और मनुष्य के मन में विभिन्न कल्पनाएं जो है जन्म लेने लगती है। लेखक के अनुसार जिसने अभी तक जीवन संघर्षों का सामना नहीं किया है, जैसे जीवन में कितने प्रकार के कष्ट आते हैं, संघर्ष होते हैं, तो लेखक कहता है कि अभी तक जीवन संघर्षों का सामना जिन्होंने नहीं किया है तो उन्हें भविष्य सुंदर लगता है, पर जो इससे गुजर चुके हैं उन्हें अतीत की जो है स्मृतियाँ, अतीत की जो यादें हैं, उन्हीं में वो रहना अच्छा लगता है। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से दोनों ही अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। युवा जो है वो भविष्य को वर्तमान बनाना चाहता है और वृद्ध जो है वो अतीत को वर्तमान बनाना चाहता है। तो जिसके कारण वर्तमान जो है वो हमेशा सुधार का ही काल बना रहता है। मनुष्य के इतिहास में जो है हमेशा सुधार की आवश्यकता होती है। कितने ही सुधारक जैसे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आदि हुए, अतः क्या है, ना ही दोषों का अंत होता है और ना ही सुधारों का अंत होता है। दोष भी वैसे होते हैं और उन दोषों का सुधार भी वैसे ही उसी गति से होते जाता है। तो जो अतीत में सुधार थे वे भविष्य में दोष बन जाते हैं। तो हिंदी में भी प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, परंतु वो भी क्या है, समय के साथ साथ अतीत का स्मारक होता जाता है। तो आज का जो युवा है वही कल जो है वृद्ध होकर अतीत को याद करेंगे और नए युवा वर्ग का जो जन्म होगा वो भविष्य की सुखद कल्पना करेगा। तो दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही अपने अपने समय के अनुसार सुखद कल्पनाओं में ही रहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस तथ्य को रोचक ढंग से यहाँ पर निरूपण किया गया है। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे कि संसार में जो भी वृद्ध हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने अपनी शैशवावस्था और युवावस्था को जो है पार कर लिया है, उन्हें अपने अतीत की स्मृतियाँ जो है, अतीत की यादें जो हैं वो बहुत ही सुखद लगती हैं। तो वे अपने अतीत को ही स्वप्न में देखते हैं और तरुणों के लिए, युवा के लिए जैसा भविष्य उज्जवल होता है वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत होता है। दोनों ही वर्तमान से जो है असंतुष्ट रहते हैं। तरुण युवा पीढ़ी के जो होते हैं वे क्या हैं, वे भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध जो बूढ़े होते हैं वे अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं। तो इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान हमेशा जो है क्षुब्ध रहता है। तो इसलिए वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो इसलिए कहा गया है कि ना ही कभी दोषों का अंत होता है और ना ही सुधारों का अंत होता है, और ये क्रम जो है हमेशा निरंतर चलती रहती है, सदा ही चलती रहती है। धन्यवाद।